रिंकी, सुना है तेरे ससुराल में एक नहीं, दो दो सास हैं। हाँ सपना, तूने बिल्कुल सही सुना है। अरे यार, मुझसे अपनी अकेली सास नहीं झेली जाती है, तू ससुराल में दो दो सास को कैसे झेलेगी? मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही है। क्यों? इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है और इसमें डरने वाली क्या बात है? अच्छा है ना, घर में दो दो सास हैं तो मुझे कम काम करना पड़ेगा। दोनों पर अपना रौब चलाऊंगी। घर में दोनों सासों से खूब सारा काम करवाऊंगी। मेरे लिए तो अच्छा है। रिंकी की बात सुनकर उसकी सहेली सपना चौंक जाती है और कहती है, सच में रिंकी, तू ऐसा कर पाएगी क्या? मैं तो ऐसा अपने ससुराल में कभी नहीं कर पाई। तो देख लेना, अगले हफ्ते ही मेरी शादी है और आ जाना देखने के लिए कि मैं किस तरह से अपनी ससुराल में रहती हूं। तू सुनती होगी अपनी सास के ताने। मैं अपने ससुराल में सास के ताने सुनने वाली नहीं हूं। सपना को रिंकी की बातें सुनकर आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है और कहती है, ठीक है, हो जाने दे तेरी शादी, फिर देखते हैं तू कितना अपनी सास से काम करवाती है और कितना खुद करती है। हाँ, हाँ देख लेना। जब मैंने मायके में कुछ नहीं किया तो ससुराल में क्यों करूंगी? मायके में मेरी माँ ने और मेरी भाभी ने मुझे पलंग पर बैठाकर खिलाया है, कभी कोई काम नहीं किया। तो तुम्हें क्या लगता है ससुराल जाकर काम करूंगी? कुछ दिनों में रिंकी की शादी महेश से हो जाती है। रिंकी ससुराल में बहू बनकर आ गई। बाहर से ही घूंघट की आड़ से पूरे ससुराल को निहारती है। उसका ससुराल बड़ा ही सुंदर बना हुआ है। घर भले ही पुराने डिजाइन का बना हो, लेकिन बहुत ही नक्काशी वाला घर था, जिसे देखकर रिंकी मन ही मन खुश हो जाती है कि उसके ससुराल का घर इतना अच्छा है, चलो अब पूरे घर पर वह राज करेगी। आंगन में बैठी हुई रिंकी अपने सर के पल्लू को पीछे खिसकाती हुई कहती है, ओहो, कितनी गर्मी है। ऐसी गर्मी में मुझसे पर्दा नहीं किया जा रहा है। तभी रिंकी की बड़ी सास, जो कि पास में ही कुछ काम कर रही थी, रिंकी से कहती हैं, बेटा, अभी तुम घर में नई नवेली बहू हो, तो तुम्हें कुछ समय के लिए पर्दा करना पड़ेगा। और घर में इतने सारे रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग भी बैठे हुए हैं। अभी पर्दा कर लो, फिर अपने कमरे में जाकर अपने हिसाब से बैठ लेना। रिंकी, जो कि स्वभाव से ही बड़ी तेज तर्रार लड़की थी, सोचती है कि कहीं ऐसा न हो कि आज वह सास की बात मान ले तो हमेशा के लिए उसे सर पर पल्ला लेना पड़ेगा। इसीलिए बड़ी सास से कहती है, माँ जी, मुझे पल्ले के साथ बड़ी ही घुटन हो रही है। कभी पहले किया नहीं तो आदत नहीं है। एक काम करो, मुझे मेरा कमरा बता दो, उधर ही जाकर के आराम से बैठूंगी। इधर भीड़-भाड़ में बैठकर मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। ठीक है बेटा, अपनी छोटी बेटी को आवाज देकर माधवी जी कहती हैं, सुभी, भाभी को कमरे में ले जाओ। सुभी भाभी का हाथ पकड़कर खुशी खुशी कमरे में ले जाने लगती है। तभी रिंकी की छोटी सास मालती जी सुभी को डांटते हुए कहती हैं, भाभी को कहाँ लेकर जा रही हो? अभी बहुत सारी रस्में बाकी हैं। रस्मों को पूरा किए बिना तुम कहीं नहीं जाओगी बहू, आंगन में बैठो। छोटी सास की बात सुनकर रिंकी को गुस्सा आता है। मन मारकर आंगन में बैठ जाती है। उसे इतना समझ में आ जाता है कि उसकी बड़ी वाली सास सीधी साधी है, लेकिन छोटी वाली सास तेज है। लेकिन कोई बात नहीं, मन ही मन सोचती है, मैं दोनों को संभाल लूंगी। रिंकी ससुराल में जाते ही नखरे दिखाने लगती है। कभी खाने पीने में नखरे दिखाती है तो कभी पहनने ओढ़ने में नखरे करने लगती है। मुझसे साड़ी नहीं पहनी जाती, मुझे सूट पसंद है, मैं सूट ही पहनूंगी। मैं अपने मायके में बहुत ही ऐशो आराम के साथ रही हूं। जिस चीज की डिमांड करती थी, मेरे मम्मी पापा उसे लाकर देते थे। इस तरह से जब देखो तब अपने मायके की हेकड़ी बघाड़ती रहती थी। कुछ दिनों के बाद सारे रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले जाते हैं। 4 दिनों में पग फेरे की रस्म होने के बाद रिंकी वापस से अपने ससुराल आ गई। बचे हुए रीति रिवाज को पूरा करने के बाद मालती जी एक छोटा सा बैग लगाकर जाने लगती हैं। तो रिंकी पूछती है, छोटी मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? क्यों बेटा, तुम्हें पता नहीं है? मैं सोमवार से शनिवार तक पास के ही शहर में रहती हूँ, जहां पर एक छोटा सा कमरा लिया है और शनिवार को घर आ जाती हूँ। शनिवार इतवार आराम से अपने घर पर रहती हूँ, उसके बाद सोमवार को सुबह सुबह फिर से चली जाती हूँ। लेकिन मम्मी जी, आप उधर क्यों रहती हैं? बहू, मैं उधर एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसीलिए मुझे यह भागा दौड़ी करनी पड़ती है। लेकिन अब तो मुझे इस सब की आदत पड़ गई है। कितने सालों से यही सब तो कर रही हूँ। घर पर माधवी दीदी सब कुछ संभालती हैं।
घर में माधवी दीदी ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है, तभी मैं नौकरी कर पाई हूं। अगर माधवी दीदी मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं कभी नौकरी नहीं कर पाती। जब मेरी शादी होकर आई थी, शादी के 1 साल बाद मेरी नौकरी लग गई। लेकिन सासू माँ और ननद जी ने मुझे नौकरी करने से साफ साफ इनकार कर दिया था कि अगर तुम नौकरी करोगी तो घर के काम धाम कौन करेगा। मेरी बेटी घर के कामों में हाथ नहीं लगाएगी, तुम दोनों घर के सारे काम निपटाना। मैं और मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करेंगे। मेरी दीदी जानती थीं कि मुझे पढ़ाई का और नौकरी करने का कितना शौक है। जब ससुराल में सभी लोग मेरी नौकरी के लिए मना कर देते हैं तो मैं निराश और मायूस होकर कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि मेरे पति ने नौकरी करने से कभी मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी हाँ भी नहीं किया था। या फिर यह कहें कि वह अपनी मां के आगे ज्यादा बोल नहीं पाते थे। लेकिन फिर मेरी माधवी दीदी ही थीं जो मेरे पास आईं और कंधे पर हाथ रखते हुए बोलीं, घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगी, तू आराम से अपनी नौकरी कर। और फिर पास के शहर में ही तो नौकरी करनी है, आती जाती रहना। तभी महेश आता है और कहता है, अरे मां, जल्दी कीजिए वरना शहर जाने वाली बस निकल जाएगी। मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ आता हूं। माधवी जी कहती हैं, हाँ बेटा, बस छोटी के लिए कुछ सामान बांध रही हूं जिससे वह खाती पीती रहे। अरे मौसी मां, कुछ दिनों के लिए ही तो जा रही हैं, अभी फिर से आ जाएंगी। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बड़ी मां को मौसी क्यों कह रहे हो? महेश कहता है, क्योंकि यह मेरी मौसी है। मेरी माँ और मौसी दोनों सगी बहनें हैं और दोनों की शादी मेरे पिताजी से हुई है। इतना कहकर महेश बैग उठाकर मोटरसाइकिल पर रख लेता है और माँ जी अपनी बहन को समझाकर जाती हैं कि बहू के साथ आराम से रहना, कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना, आ जाऊंगी। माधवी जी हमेशा से घर की जिम्मेदारियों को संभालती आई हैं, लेकिन मालती जी भी अपनी बड़ी बहन के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थीं, जैसे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खाने पीने में कोई कमी न होने देना। इस तरह दोनों ही बहनें बड़े ही लाड प्यार से रहा करती थीं। और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर वह बस स्टॉप के लिए चली जाती हैं। इधर रिंकी के दिमाग में तमाम सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं। मालती जी के जाते ही वह माधवी जी के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, आपसे एक बात पूछनी है, बुरा तो नहीं मानेंगी? सरल स्वभाव की माधवी जी हंसते हुए कहती हैं, हाँ बेटा पूछो, क्या बात पूछनी है? पिताजी ने आपकी छोटी बहन से दूसरी शादी क्यों की और आपकी छोटी बहन ही आपकी सौतन बनकर आ गई? कहीं न कहीं रिंकी सरल स्वभाव की माधवी जी को भड़काने की कोशिश कर रही थी। माधवी जी बड़ी ही सरलता से कहती हैं, बेटा, जब मेरी शादी इस घर में हुई थी, 6 साल तक मुझे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। इस वजह से मेरी सास मुझे बहुत खरी खोटी सुनाती थी। आए दिन घर में झगड़ा करती रहती। मैं बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। 6 साल हो गए, अभी तक कुलदीपक नहीं दिया। जबकि तुम्हारे ससुर जी यानी मेरे पति दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सास ननद के आगे मेरे पति की ओर मेरी एक न चली। जब यह बात मेरे पिताजी को पता चली तो वह मेरे ससुराल आए और मेरी सासू माँ से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि दामाद जी की दूसरी शादी मत करवाओ। मेरी बेटी बहुत सीधी साधी है, अगर उसकी पति की दूसरी शादी करवा दी तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा? तो क्या तुम्हारी बांझ बेटी को मैं पूरी जिंदगी अपने घर में रखूंगी? मेरे घर का कुलदीपक कौन देगा? मेरा वंश खत्म हो जाएगा। बहुत मिन्नतें करने के बाद जब मेरी सास नहीं मानी तो थक हार कर मेरे पिताजी ने निर्णय लिया कि वह अपनी छोटी बेटी मालती का विवाह दामाद जी से करवा देंगे। दोनों सगी बहनें मिलजुल कर प्रेम से रह लेंगी। घर की सारी परिस्थितियों को समझने के बाद मालती जी शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं और इस तरह से मेरी बहन की शादी मेरे ही पति से हो गई। शादी के बाद भी हम दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, बड़े ही प्रेम से रहती हैं। मालती शहर में नौकरी करती है, हर हफ्ते घर आ जाती है, उसके बाद चली जाती है। घर पर सारा कुछ मैं ही संभालती हूँ। समय के साथ ननदों की शादी हो गई और मेरी सास भी स्वर्ग को सिधार गई। अब मेरा बड़ा छोटा सा परिवार है। महेश का एक छोटा भाई और भी है, लेकिन वह शादी में नहीं आ पाया क्योंकि उसके MBBS के एग्जाम चल रहे थे। लेकिन हाँ, जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे, अपनी भाभी से मिलने के लिए बड़ा ही उतावला है, जल्दी ही आएगा। और एक छोटी बेटी है सुभी, वो भी बाहर पढ़ रही है। यह सब बातें सुनकर रिंकी को इतना तो समझ में आ गया था कि उसकी बड़ी सास
बहुत ही सीधी साधी हैं, जिसका वह फायदा उठा सकती है। जब तक मालती जी घर में रहीं तब तक रिंकी भी ठीक से रही, लेकिन मालती जी के जाते ही अपने कमरे में जाकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। दोपहर में माधवी जी बहू के कमरे में जाती हैं। कहती हैं कि बहू, दोपहर के 12 बज रहे हैं, खाने का समय हो रहा है। मैंने सब्जी काट कर रख दी है, तुम सब्जी बना दो और रोटियां भी निकाल लो। तुम्हारे ससुर जी को 12 बजे तक खाना खाने की आदत है, आज तो वैसे भी लेट हो गया है। माँ जी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। बस अभी अभी दवाई ली है, दवाई लेने से बहुत तेज नींद भी आ रही है। मैं रसोई में खड़ी नहीं हो पाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चक्कर आ जाए। तो प्लीज आज का खाना आप ही बना लीजिए। माधवी जी कहती हैं, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, खाना मैं बना लेती हूं। माधवी जी जल्दी से सब्जी बना देती हैं। जैसे ही खाना बन जाता है, बहू सबसे पहले खाना परोसकर कमरे में ले गई। माँ जी, भूख की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं खाना खा लूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? इतना कहकर बहू रिंकी खाना खाने लगती है। अब शाम के समय खाना बनाने की बारी आई। शाम के समय रिंकी मायके में फोन पर बात करने लगी। माधवी जी शाम को फिर से बहू के कमरे में गईं कि बहू खाने का समय हो गया है, तो बहू ने फोन को एक तरफ रखते हुए कहा, माँ जी, मेरी माँ का फोन आया है, उनकी बहुत याद आ रही थी, अभी मैं बात कर रही हूं, शाम का खाना आप ही बना लो। बहू ढूंढ ढूंढ कर बहाने बनाने लगी काम न करने के, और इधर सीधी साधी माधवी जी समझ ही नहीं पाईं कि बहू चालाकियां कर रही है। उन्हें तो यही लग रहा था कि सच में दोपहर में बहू का सर दुख रहा था और अभी वह मां से बात कर रही है। माधवी जी को खाना बनाने के साथ घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, उन कामों में बहू बिल्कुल भी हाथ नहीं बंटाती। बेटा भी सुबह से ऑफिस में रहता, पास के ही शहर में नौकरी करता था, जो सुबह ही चला जाता और रात तक वापस आता, तो उसे भी घर का कुछ अता पता नहीं रहता था। उसे तो यही लगता था कि घर में सारा काम उसकी पत्नी रिंकी करती है, और रिंकी भी जैसे ही महेश आता था, कोई ना कोई काम पकड़कर बैठ जाती थी, जिससे महेश को ऐसे लगता था कि वह पूरे दिन से काम में लगी हुई है। पहले तो रिंकी घर में साफ सफाई का काम भी कर लेती थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसे वह काम भी भारी लगने लगा। एक दिन वह बड़े ही प्यार से बातों में चाशनी घोलकर माधवी जी से कहती है, माँ जी, मेरी कमर में बड़ा दर्द होता है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे झाड़ू पोंछा नहीं किया जाता है, और वैसे भी हमारा घर कितना बड़ा है, पूरे घर का काम करते करते मेरी कमर ही टूट जाती है। आप एक काम किया करो, हमारे घर का खाना वैसे भी 12 बजे तक बनता है, सुबह जल्दी उठ जाया करो तो पूरे घर की साफ सफाई आप कर लिया करो, इसके बदले में रसोई में काम संभाल लूंगी। माधवी जी सोचती हैं कि ठीक है, यह काम तो मैं पहले भी करती थी, अगर बहू रसोई संभाल लेगी तो मैं साफ सफाई का काम कर लिया करूंगी। माँ जी, मेरे कमरे में भी साफ सफाई कर देना, बेड के नीचे अच्छे से कचरा निकालना। दरअसल कमर दर्द की वजह से मैं ठीक से सफाई नहीं कर पा रही थी, इसीलिए बेड के नीचे बहुत गंदगी जमा हो गई है, अच्छे से साफ कर देना। साफ सफाई का काम रिंकी अपनी सीधी साधी माधवी जी को पकड़ा देती है। कुछ दिन तक तो रिंकी रसोई में काम करती है, लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि उसकी सास घंटे भर में साफ सफाई का सारा काम कर लेती हैं और उसके बाद वह फ्री हो जाती हैं, तो वह फिर से रसोई के कामों में बहाने मारने लगी। कभी मेरे सर में, कभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो कभी पेट में दर्द हो रहा है, तो कभी रिंकी के कमर में दर्द होने लगता। इस तरह से बहाने करके उसने ज्यादातर घर के सभी काम माधवी जी को पकड़ा दिए और खुद पूरे दिन कमरे में आराम करती। एक दिन रिंकी के मायके से उसके भाई वगैरह आए। माधवी जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, तरह तरह के पकवान बनाए, सबको खाना खिलाया। इतना सारा काम करते करते माधवी जी बहुत थक गई थीं, तो वह रिंकी से कहती हैं, बेटा, खाने पीने का सारा काम मैंने समेट लिया, सुबह साफ सफाई भी समय से कर दी थी, लेकिन अब मेरी कमर में दर्द होने लगा है। रसोई में जितने भी बर्तन पड़े हैं वह तुम धुल लो और साथ ही रसोई की सफाई भी कर देना। माँ जी, मैं कैसे बर्तन धुल सकती हूँ, मेरे इतने बड़े बड़े नाखून बर्तन धुलने से टूट जाएंगे, और कल ही मैंने अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाई है, ढेर सारे बर्तनों को धुल के मेरे सारे नेल्स खराब हो जाएंगे और नेल पॉलिश भी छूट जाएगी।
एक काम करना, खाना तो शाम का रखा ही है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शाम को तुम ही बर्तन धुल लेना। दूसरे दिन माधवी जी जब सोकर उठी तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह सुबह बेटे ने देखा तो कहा, मौसी माँ, आपको तो बुखार है, चलो शहर लेकर चलता हूं, आपको अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगा। माधवी जी कहती हैं, बेटा, इतनी भी तबीयत खराब नहीं कि शहर जाना पड़े। एक काम कर, पिछली बार डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वही खा लेती हूं। अगर 2 दिन में बुखार ठीक नहीं होता है तो फिर तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। महेश के जाने के बाद माधवी जी दवाई लेकर लेट जाती हैं। तभी उनकी बहू रिंकी उन्हें झकझोरते हुए कहती है, अभी तक सो रही हो, देख नहीं रही हो, सुबह के 10 बज गए, रसोई में कल के बर्तनों का ढेर लगा है। चलो उठो, पहले उनको साफ करो, उसके बाद खाना बनाओ। जैसे तैसे मैंने अपने नाश्ते का इंतजाम किया है, बहाने मारकर लेटी हो, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। बहू, मैं बहाना नहीं मार रही, मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है, अभी दवाई लेकर लेटी थी, हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। ऐसे कैसे काम नहीं कर पाओगी? दवाई खा ली है ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। और चुपचाप से उठो, घर का सारा काम करो। तुम्हारे रहते मैं घर के कोई काम नहीं करूंगी। मैंने अपने मायके में नहीं किया तो इधर भी नहीं करूंगी। इधर 2 हफ्ते से छोटी सास यानी कि मालती जी घर नहीं आ पाई क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खराब थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा और दोबारा से दिखाने के लिए कहा। अब गांव से वापस दिखाने के लिए आना पड़ता तो इस शनिवार रविवार को उन्होंने गांव जाना कैंसिल कर दिया। और फिर अब घर पर बहू भी आ गई थी, जिसकी वजह से वह बेफिक्र हो गई थी कि चलो उनकी बहन के साथ काम करने के लिए बहू आ गई है। घर की कुछ तो जिम्मेदारियां उनकी कम हुई होंगी, क्योंकि मालती जी को हमेशा मन में यही मलाल रहता था कि पूरी जिंदगी उनकी बहन ने काम किया है, उनकी काम किया है, उनकी बार कोई की काम किया है, उनके लिए कितना समझौता किया है, तो कम से कम आज बहू के आने पर उन्हें थोड़ा तो सुख मिले। और मालती जी ने कभी भी अपनी बड़ी बहन को यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके बच्चे नहीं हैं। महेश और दिनेश दोनों ही माधवी जी को मौसी माँ कहते हैं और दोनों ही बेटे मेरी दीदी को बड़ा प्यार करते हैं। पूरा महीना होने को है, मैं घर नहीं गई। इस शनिवार को शाम को स्कूल खत्म होने के बाद मालती जी गांव के लिए निकल पड़ी। जब रिंकी को पता चला कि उसकी छोटी सास गांव आ रही है तो वह भी चालाकियां दिखाते हुए रसोई में जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही उसने घर के अंदर आते हुए अपनी छोटी सास को देखा तो रसोई में माधवी जी का हाथ बंटाने लगी। लाओ मम्मी जी, मैं सब्जी बना देती हूं। जबरदस्ती बनी हुई सब्जी में हाथ लगाकर कलछी चलाने लगती है, जिससे सभी लोगों को यह लगे कि खाना रिंकी बना रही है। उसके बाद सभी को खाना खिलाती है, जिसे देखकर मालती जी खुश हो जाती हैं कि चलो बहू के आने से उनकी बहन को कुछ तो आराम मिला। सभी के खाना खा लेने के बाद माधवी जी रसोई में बर्तन समेटकर धोने लगीं तो उनकी छोटी बहन यानी कि मालती जी कहती हैं कि दीदी, आप क्यों बर्तन धुल रही हो, बहू धुल लेगी। ये बात रिंकी भी सुन लेती है। चूंकि उसे पता है कि उसकी छोटी सास तेज है, उसकी नजरों में तो उसे अच्छा बनना ही है और बाकी बड़ी सास को तो वह बुद्धू बनाकर रखती है। बातें बनाते हुए रसोई में जाती है और कहती है, अरे माँ जी, आप आराम से अपने कमरे में जाओ, यह सारे बर्तन मैं धुल लूंगी, आप दोनों आराम से बातें करिए। मालती जी बड़ी बहन का हाथ पकड़कर रसोई से ले गईं। इधर बहू ने कह तो दिया, लेकिन इतने सारे बर्तनों का ढेर देखकर उसे चक्कर आ रहा था। बड़बड़ाकर उसने बर्तनों को साफ किया। बड़ी बहन के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर मालती जी कहती हैं, क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ढंग से खा पी नहीं रही हो, बड़ी दुबली लग रही हो। देखो तुम्हारे ब्लाउज भी कितने ढीले हो गए हैं, कंधों से उतर रहे हैं। अब घर में बहू आ गई है, आराम से बैठकर खाने को मिल रहा है, पहले जितनी जिम्मेदारियां भी नहीं हैं। फिर भी मैं देख रही हूं कि तुम्हारे स्वास्थ्य में बदलाव आता जा रहा है। माधवी जी अपनी बहन से कुछ कह पाती तब तक कमरे में बहू रिंकी आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी सास छोटी सास से मेरी शिकायत लगा दे। कहती है, अरे छोटी मम्मी जी, आप परेशान क्यों होती हैं? आपकी गैर मौजूदगी में मैं बड़ी मम्मी जी का खूब अच्छे से ख्याल रखती हूं। क्यों मम्मी जी, मैं आपको सुबह की चाय बनाकर पिलाती हूं ना।
और घर के सारे कामों में भी उनका हाथ बंटाती हूँ। बड़ी मम्मी की तरफ से अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। बहू की बात सुनकर माधवी जी रिंकी का मुंह ताकती रह गईं कि घर के ज्यादातर काम मैं ही करती हूं, लेकिन बहू अपना नाम ले रही है। मालती जी अपनी बड़ी बहन के चेहरे को पढ़ लेती हैं और उन्हें ऐसा समझ में आता है कि कुछ तो बात है जो उनकी बड़ी बहन उन्हें बताना चाह रही थी, लेकिन बता नहीं पाई। बहू ने आकर बीच में ही बात काट दी। 2 दिन तक मालती जी घर पर रुकती हैं तो बहू आगे पीछे काम करती रहती है, रसोई का काम भी करती है, लेकिन उसे यह 2 दिन काम करना बड़ा भारी लग रहा है। लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। फिर सोचती है, जाने दो छोटी सास को, फिर पूरे हफ्ते तक पैर फैलाकर अपने कमरे में सोऊंगी, कोई काम धाम नहीं करूंगी। सुबह सुबह मालती जी कहती हैं, बहू, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, घर के रसोई का सामान भी खत्म होने को है। जो जो सामान आना हो उसकी लिस्ट बनाकर दे दो। अगली बार जब मैं आऊंगी तो सारा किराने का सामान ले आऊंगी। झट से बहू किराने के सामान की पर्ची बनाकर छोटी सास को पकड़ा देती है। पर्ची देखकर छोटी सास हैरान रह जाती हैं कि पर्ची में बहू ने किराने के सामान के साथ साथ कम से कम 10 किलो मेवा लिख दी है, जिसमें 2 किलो काजू, 2 किलो बादाम, 2 किलो किशमिश और भी तमाम मेवा लिखती है। बहू, इतनी सारी मेवा मंगाकर क्या करोगी? 1 महीने के हिसाब से यह बहुत ज्यादा है। अरे छोटी सासू माँ, कल आप ही तो कह रही थीं कि आपकी बड़ी बहन दुबली हो गई है, उसी के लिए ये सारे मेवे मंगा रही हूं। अगली बार जब आप आओगी तो मैं उन्हें खिला पिलाकर खूब मोटा कर दूंगी, जिससे आपको यह न लगे कि आपकी बहन दुबली हो गई है। खैर, मालती जी पर्चा अपने पति को पकड़ा देती हैं और घर का सारा सामान दूसरे दिन ही उनके पति लाकर रख देते हैं। बहू, अब मैं 15 दिन बाद ही आ पाऊंगी। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले आ जाऊंगी, क्योंकि अगले शनिवार को मुझे अपनी सहेली के पोते के जन्मदिन में जाना है, जो शहर में ही रहती है। यह सुनकर रिंकी खुश हो गई। चलो अच्छा है, जितने अधिक दिन बाद आओगी उतना मुझे आराम है। तुम्हारी सीधी साधी बहन से खूब काम करवाऊंगी। 15 दिन बाद जब रक्षाबंधन आने का समय होता है तो मालती जी फिर से घर आती हैं। बहू की मायके जाने की तैयारी चल रही है। बहू के लिए 4 साड़ियां भी खरीद के लाएं कि बहू, तुम अपने मायके जा रही हो, ये हम दोनों की तरफ से 2-2 साड़ियां तुम्हारे लिए हैं। फिर अपनी बहन की तरफ देखती हैं तो कहती हैं, क्या हुआ दीदी, तुम्हारा स्वास्थ्य अभी भी डाउन ही लग रहा है। बहू ने इतनी सारी मेवा मंगवाई थी, खाती नहीं हो क्या? मेवा तो रिंकी ने अपने कमरे में उठाकर रख ली थी, थोड़ी थोड़ी रसोई के छोटे छोटे डिब्बों में निकाल दी थी। रोज सुबह रिंकी कमरे में मेवे का नाश्ता करती थी। मालती जी पूछती हैं, बहू, 15 दिन में इतनी सारी मेवा खत्म हो गई? हाँ छोटी सासू माँ, मैंने मेवा रसोई में डिब्बों में भरकर रख दी थी, मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया। सारी मेवा बड़ी सासू माँ खा गईं। मालती जी समझ जाती हैं कि बहू झूठ बोल रही है। बहू खाने पीने में बहुत ही चालाक और तेज तर्रार है, साथ ही कामचोर भी है। मालती जी को बहन के गिरते हुए स्वास्थ्य का पता भी चल गया था। रक्षाबंधन पर बहू के मायके जाने पर मालती जी बहन से सब कुछ पूछती हैं तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर मालती जी को बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वह बहू को सबक सिखाने का सोच लेती हैं। मालती जी अपनी बड़ी बहन से कहती हैं, जैसा जैसा मैं कह रही हूं आप बस वैसे ही करते रहना, डरने की जरूरत नहीं है दीदी। आपको तो पता है, बचपन से ही सभी लोग हम दोनों से कहते थे कि हम दोनों बहनों की शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती है। ऐसा लगता है कि हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। कद काठी भी एक जैसी है और शक्ल सूरत भी एक जैसी है। कितनी बार लोग धोखा खा जाते थे कि कौन सी माधवी है और कौन सी मालती। आज हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। बड़ी बहन का सामान एक बैग में पैक करते हुए मालती जी कहती हैं, दीदी आप कुछ दिनों के लिए शहर चली जाओ, मैं आपकी जगह गांव में रहूंगी। मालती जी अपनी बड़ी बहन को शहर भेज देती हैं और खुद ही गांव में कुछ दिनों की छुट्टी लेकर रुक जाती हैं, क्योंकि बहू को सबक जो सिखाना है। कुछ दिन बाद बहू रक्षाबंधन का त्योहार करके ससुराल आ गई। जिस दिन मायके से आई थी, आते ही कहने लगी, आज तो बहुत थक गई हूं। मालती जी बहू से कहती हैं, बहू, रक्षाबंधन पर मेरे मायके से कोई नहीं आ पाया था,
इसीलिए मेरे भाई भाभी आज राखी बंधवाने के लिए आ रहे हैं। तुम 1-2 घंटे आराम कर लो, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करो, क्योंकि भैया भाभी आएंगे तो खाना खाकर ही जाएंगे। और खाने में पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, रायता, खीर, सब कुछ बना लेना। पहली बार बहू के हाथ का खाना खाएंगे, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। बहू, जो कि अभी तक अपनी छोटी सास को बड़ी सास समझ रही थी, रिंकी भी धोखा खा गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि गांव में जो सास उसके पास है वह बड़ी सास नहीं बल्कि छोटी सास मालती जी है, और वह अपनी बड़ी बहन के ही कपड़े पहनकर रह रही हैं। रिंकी कहती है, माँ जी, मुझसे इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनेगा। एक काम करो, खुद ही रसोई में जाकर खाना बना लो। रसोई में पहले से बने हुए खाने को थाली में परोसकर रिंकी अपने कमरे में जाने लगी। मालती जी कहती हैं, बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। घर में 4 मेहमान आने वाले हैं, और तुम्हें क्या लगता है बहू के आगे मैं रसोई में काम करूंगी? भैया भाभी क्या सोचेंगे कि उनकी बहू कितनी कामचोर है? क्या तुम अपने ऊपर कामचोर होने का ठप्पा लगवाना चाहती हो? चलो जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाओ। मालती जी रिंकी की एक नहीं सुनती हैं और उसे रसोई में खाना बनाने के लिए भेज देती हैं। बड़बड़ाती हुई रिंकी रसोई में थोड़ा बहुत खाना बनाती है, बाकी का अपनी सास के लिए छोड़कर कमरे में जाकर चली जाती है। कमरे में जाकर बैठ जाती है। मालती जी को गुस्सा आता है। वह कहती हैं, बहू, जब तुम्हारे मायके वाले आए थे तो मैंने अकेले खाना बनाया था, तब तो तुम मेरा हाथ बंटाने के लिए नहीं आई थी, और आज जब मेरे मायके वाले आ रहे हैं तो तुम मुझसे काम करने की बात कर रही हो। थोड़ी देर में मालती जी के भाई भाभी आ गए। मालती जी ने राखी बांधने के बाद सबको खाना परोसने के लिए कहा। इस बात पर रिंकी चिड़चिड़ा गई और भड़कते हुए कहने लगी, मैं किसी के लिए खाना नहीं परोसने वाली। खाना रसोई में बनाकर रख दिया है, जाकर खुद परोस लो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं जो तुम सब लोगों के लिए खाना परोसूंगी। अभी तक तो तुम रसोई का सारा काम करती आ रही थी, पहले तो कभी कुछ नहीं कहा, आज कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रही हो। जाने दो तुम्हारे भैया भाभी को, फिर बताती हूं। बहू की बात सुनकर मालती जी समझ गई थी कि मैं नहीं रहती थी तो मेरी बहन के साथ बहू किस तरह का व्यवहार करती होगी, और मेरी सीधी साधी बहन इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाती होगी। बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर मालती जी को बहुत गुस्सा आता है कि बहू यह भी नहीं देखती है कि घर में उसकी सास के मायके वाले आए हैं। कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मालती जी बहू के कमरे में गईं और कहती हैं, बहू, आज के आज ही अपने मायके से भाई भाभी और अपने पिताजी को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। रिंकी भड़कते हुए कहती है, आपको उनसे क्या बात करनी है? बहू, तुम फोन करती हो या मैं फोन करके बुलाऊं? क्योंकि अब मुझे तुम्हारे मायके वालों से बात करनी है। मुझे यह बताना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने से पहले उसे कुछ भी काम धाम नहीं सिखाया है। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है उनकी बेटी को। घर में 4 लोग आए हैं, किस तरह से अपनी सास से बात करते हैं यह भी नहीं बताया है। क्या तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं? अगर घर में 4 रिश्तेदार आएं तो क्या तुम्हारी भाभी माँ से खाना बनवाती हैं? मेरी भाभी मेरी माँ से खाना क्यों बनवाने लगी? भाभी है ना बनाने के लिए। मेरे मायके में मैंने कुछ काम नहीं किया और न ही मेरी माँ करती है, सब कुछ मेरी भाभी संभालती हैं। तो फिर अपनी भाभी से भी तुमने कुछ नहीं सीखा कि ससुराल को किस तरह से संभाला जाता है, कैसे काम किया जाता है, सिर्फ बैठकर खाना नहीं खाया जाता है। क्या अपने मायके में कुछ काम धाम नहीं सीखा? तुम्हें नहीं पता था कि ससुराल में जाकर काम भी करना पड़ता है? और वैसे भी हमारा परिवार बहुत छोटा है जिसमें हम भी तुम्हारी सारे कामों में सहायता करते हैं। थोड़ा बहुत खाने पीने का काम भी तुम नहीं कर सकती हो? पूरा दिन पलंग तोड़ती रहती हो। अब बस मुझसे यह सहन नहीं होता है। अगर पलंग ही तोड़ना है तो अपने मायके में जाकर ही रहो और अपनी भाभी के हाथों के बने हुए खाने को ही खाओ। हम तुम्हें ससुराल में पलंग पर बिठाकर खाना नहीं खिला पाएंगे। इधर शहर में माधवी जी को पता चल गया था कि घर में भाई भाभी राखी बंधवाने के लिए आ रहे हैं, तो वह भी गांव आ गईं। अपनी बड़ी सास को आंगन में खड़ा हुआ देखकर रिंकी के होश उड़ गए कि अगर यह बड़ी सास है तो मेरे साथ अभी 2 दिन से जो साथ में रह रही हैं वह कौन सी है? तभी मालती जी कहती हैं, बहू, इसमें चौंकने की जरूरत नहीं है।
दीदी 2 दिन के लिए शहर गई थीं। गांव में मैं तुम्हारे साथ रह रही थी और मैंने देख लिया किस तरह से तुम मेरी बहन के साथ व्यवहार करती हो। अकेले कमरे में जाकर खाना खा लेती हो, ना किसी को खाने के लिए पूछती हो और ना कोई काम करती हो। अगर ससुराल में रहना है तो तुम्हें काम धाम सीखना होगा, नहीं तो बुलाओ अपने मायके वालों को और वापस अपने मायके ही चली जाओ। ये सब देखकर रिंकी के होश उड़ जाते हैं, सकपका जाती है और मालती जी के पास आकर कहती है, माफ कर दीजिएगा माँ जी, मेरे मायके वालों को मत बुलाओ। मैं अब किसी से गलत नहीं बोलूंगी और घर के काम भी करने लगूंगी। मायके में सभी लोगों को पता चलेगा तो सबसे पहले तो मेरी भाभियां ही मुझ पर हंसेंगी, जबकि सबको मायके में यही लगता है कि मैंने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, सारे काम धाम मैं ही करती हूं। अगर उन्हें हमारी शिकायत मिल गई तो वह भी मेरी मां के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगी। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी मां के साथ ऐसा व्यवहार पसंद नहीं है, लेकिन अपनी सास के साथ इतना गलत बर्ताव करती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बहू। सोचो, जब तुम अपनी मां के लिए इतनी चिंता करती हो, लेकिन जब तुम्हारी मां को रसोई में दिन दिन भर काम करना पड़े, तबीयत खराब होने पर भी उन्हें काम करना पड़े और तुम्हारी भाभी कोई काम न करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम ऐसा ही व्यवहार मेरी बहन के साथ करती थी। उनकी तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने घर का सारा काम करवाया। चले जाओ अपने मायके और तब तक वापस मत आना, जब तक कि काम धाम ना सीख लो। हमने तुम्हें इतने लाड़ प्यार से रखा, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। तुमने जिस चीज की फरमाइश की हमने तुम्हें ला कर दिया, लेकिन तुमने हमारी बहन के सीधेपन का गलत फायदा उठाया है। मालती जी की बातें सुनकर रिंकी के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ में आ गया था कि अभी तक वह अपनी बड़ी सास के साथ जो व्यवहार कर रही थी वह गलत था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दरअसल मायके में कभी उसे यह सिखाया ही नहीं गया कि उसे ससुराल में कैसे रहना है, और ससुराल में जाकर भी उसे सीधी साधी सास मिल गई। जैसा वह कहती थी वैसा माधवी जी करती गईं। लेकिन आज जब मालती जी ने उसे ससुराल में रहने के तौर तरीके सिखाए और खुद की मां पर जब बात आई, तब उसे समझ आया कि हाँ, ससुराल में उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे उसे निभाना होगा। जब ससुराल वाले हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति सोचने की, घर के कामों को करने की। बूढ़े बुजुर्गों से भी उम्र हो जाने पर रसोई के काम नहीं बनते, इसीलिए बहू का काम है रसोई को संभालना। बूढ़े बुजुर्ग अपने ऊपर के काम करते रहेंगे। बहू, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों बहनें कुछ नहीं करेंगे। तुम रसोई संभालो, हम ऊपर के काम देख लेंगे, जिससे हम सब मिलजुल कर आराम से रह सकते हैं। रिंकी के चेहरे को देखकर मालती जी को समझ में आ गया था कि उसे अपनी गलती पर पश्चाताप है। फिर वह बहू को प्यार से समझाती हुई कहती हैं कि बेटा, सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है। हमें पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है तो क्यों ना तालमेल बिठाकर रहें। मालती जी की बात रिंकी के समझ में आ जाती है और वह गलती मानती हुई माधवी जी से कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो। सच में मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अब मुझे समझ में आ गया है और मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। माधवी जी और मालती जी बहू को माफ कर देती हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर लड़की ने अपने मायके में काम किया ही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि जिसने मायके में काम नहीं किया वह ससुराल जाकर भी काम नहीं करेगी। हमें ससुराल में मां के रूप में एक सास मिलती है, जिससे हमारी खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है जहां हमें रिश्तों में तालमेल बिठाकर ही चलना पड़ता है। समझदारी इसी में ही है कि अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं तो बड़े बुजुर्गों को उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। साल में मां के रूप में एक सास मिलती है, जिससे हमारी खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है जहां हमें रिश्तों में तालमेल बिठाकर ही चलना पड़ता है। समझदारी इसी में ही है कि अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं तो बड़े बुजुर्गों को उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। अगर अपनी कही में कि सास को लगातार है कि सास को पाड के कार में नहीं है,